आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट हैदर। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। कुवैत में रहकर टर्की, दुबई या यूरोप जा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया का नंबर 1 हेयर ट्रांसप्लांट QHT क्लिनिक ही क्यों चूज किया? आखिर क्या है वो सीक्रेट? क्या यहाँ के रिजल्ट सच में वैल्यू फॉर मनी हैं? क्या इनकी QHT टेक्निक में कुछ खास बात है? और जो इनके चैनल पर 1000 प्लस रियल पेशेंट्स के ट्रांसफॉर्मेशंस इतने इम्प्रेसिव और नेचुरल है, वो रियल है या फेक? तो इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों का जवाब न सिर्फ पेशेंट की ब्रीफ सर्जरी जर्नी के थ्रू दिखाएंगे, बल्कि पेशेंट से खुद उनका एक्सपीरियंस के थ्रू भी सुनने वाले हैं। यदि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो QHT की नियर ब्रांच हरिद्वार, दिल्ली या हैदराबाद में विजिट करें। जी, मेरा नाम हैदर अली है। मैं वैसे कुवैत में रहता हूँ, अभी आया हूँ वहीं से, और यहाँ QHT क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मैंने QHT के बारे में सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे देखा, और मैंने देखा कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और अच्छे प्राइस में भी है, और रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैंने चूज किया यहाँ पे आना, क्योंकि एक ही बार कराना है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से कराया जाए। क्योंकि यहाँ के रिजल्ट मैंने अच्छे देखे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ का रिजल्ट अच्छा नहीं है, वहाँ के जो प्राइस है बहुत ही हाई है, यहाँ के कंपेयर में डबल है, तो यहाँ अफोर्डेबल भी है और अच्छे रिजल्ट्स भी है। मेरा हेयर फॉल में 2019 में गया था कुवैत, तो वहाँ के पानी की वजह से हल्का फुल्का बाल गिरना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। मैंने ज़्यादा कुछ नुस्खे नहीं, मैंने बस एक बार मिनॉक्सिडिल ट्राई किया, कुछ दिन सही रहा, फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से हेयर फॉल और ज़्यादा स्टार्ट हो गए। ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं पहली बार हरिद्वार आया, वो भी सर्जरी कराने, नया जगह, नए लोग, बस डायरेक्ट चला आया ट्रस्ट करके, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जो कि अच्छे रिजल्ट है, इसलिए मैंने ट्रस्ट किया। घर वाले तो चाहते थे मैं ना कराऊं, फिर मैंने बोला कि एक बार करा लेने तो मैं भी देख लेता हूँ, जो भी फैसिलिटी है एक ही बार लाइफ मिली है, यूज करके देख लेते हैं। तो घर वालों ने बोला कि ठीक है, करा लो, देख लो, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। वही जब बाल जाने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस जो है हमारा थोड़ा लो होने लगता है, हमें ऐसा फील होता है कि कुछ मिसिंग है हमारे पर्सनालिटी से, बस यही है और कुछ नहीं। ये सब अपनी मेंटालिटी है, आपने मान लिया तो वही, नहीं माना तो ठीक है। मैं निगेटिव नहीं था टोटली, बस हल्का फुल्का कभी कभी निगेटिव, जैसे पिक्चर वगैरह लेना, तो पिक्चर नहीं आना, मेरे स्काल्प दिखना, इसीलिए मैं थोड़ा पिक्चर लेना कम कर दिया, बस यही। उसके अलावा कोई निगेटिव नहीं थी मेरे अंदर। और जो भी मेरे साथ में दोस्त, फैमिली वाले थे, वो हमेशा मुझे बोलते रहे ये कुछ है नहीं, ये नॉर्मल है सबके लिए, तुम पहले इंसान नहीं हो जिसका बाल गिरना स्टार्ट हुआ है, सबके जाते हैं, तुम्हारा भी गया, नॉर्मल है। मैं इसलिए आया हूँ कि जो भी मुझे फोटो ना खींचना पसंद, पहले फोटो खींचना पसंद था, अब ना खींचना, या जो भी मेरे कॉन्फिडेंस गए उसको रिटर्न पाने के लिए आया हूँ मैं। अगर इसके रिजल्ट, यही उम्मीद कर रहा हूँ कि रिजल्ट इसके बहुत अच्छे होंगे, उसके बाद मैं वापस आऊँगा और हंस के आऊँगा। मैं यहाँ आने से पहले मेरा एक दोस्त है जो कि दिल्ली में रहता है, उसने बोला मेरे से कि उसके किसी दोस्त ने कराया था दिल्ली में ट्रांसप्लांट, जो कि बहुत ही कम रेट में हो गया उसका, और उसने मुझे बोला कि वहाँ क्यों QHT क्यों जा रहे हो, यहाँ चलो, यहाँ कर लेते हैं। मैं बोला सुनो, एक बार ही मुझे कराना है, और मैं जहाँ की बात तुम कर रहे हो उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन QHT के बारे में मैंने बहुत सारा देखा, बहुत सारे लोगों ने कराया भी, और यहाँ का सर्जरी सक्सेस भी रहा, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो मैंने ब्लाइंडली यहाँ आने का प्लान किया, ना कि वहाँ सस्ते में जाने के लिए, क्योंकि मुझे एक बार कराना है और अच्छा कराना है और अच्छे रिजल्ट चाहिए, इसलिए मैं यहाँ चूज किया। लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि बाल तो जा रहे हैं तुम्हारे, बाल कम हो रहे हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार ट्रांसप्लांट ही करा लूं, वैसे भी बाल जा रहे हैं, क्यों वेट करूं मैं पूरे खत्म होने का। अभी है थोड़े, और डोनर एरिया भी अच्छा है, मैंने सोचा कि अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि आके करा लूं। वैसे मेरे 2800 ग्राफ लगने की बात हुई है, और थोड़ा मोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और वैसे तो ये पेनलेस है, पेन होता नहीं है, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, बस हल्का फुल्का सा थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं, बाकी सब ठीक है, बस रिजल्ट का वेट। अभी मैं जा रहा हूँ आगे के प्रोसीजर के लिए, तब तक के आप वीडियो में बने रहिए, और मैं मिलता हूँ आपको सर्जरी के ठीक बाद। ये है मिस्टर हैदर अली, जो डिफ्यूज ग्रेड 5A बॉल्डनेस फेस कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन काफी हद तक रिसीड हो चुकी थी, फ्रंटल एरिया नोटिसेबल डैमेज था, और मिड स्कैल्प में भी क्लियर थिनिंग दिखाई दे रही थी। ओवरऑल हेयर डेंसिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुकी थी,
जिसे कॉम्ब या किसी भी हेयर स्टाइल से हाइड करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं था, बल्कि इसका असर उनके पूरे फेशियल बैलेंस और पर्सनालिटी पर भी पड़ रहा था। पहले जहां फेस को नेचुरली फ्रेम करने वाले बाल होते थे, अब वहीं एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो चुके थे। साथ ही पेशेंट के क्राउन एरिया में माइल्ड थिनिंग विजिबल थी, जो PRP एंड मेडिकेशन की हेल्प से हील हो जाएगी। थैंकफुली पेशेंट का डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जिसने इनके हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्कैल्प एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले पेशेंट के हेड को जेंटली शेव किया और स्कैल्प को थरली क्लीन किया, ताकि डिजाइन और इम्प्लांटेशन दोनों ही स्टेराइल एनवायरनमेंट में हो सकें। इसके बाद हेयरलाइन डिजाइनिंग का फेज शुरू हुआ, जो हेयर ट्रांसप्लांट में एक ब्लूप्रिंट की तरह यूज होता है। हमारी टीम ने पेशेंट के ग्लेबेला पॉइंट से एक्यूरेट मेजरमेंट लेकर हेयरलाइन का प्रॉपर डिस्टेंस मार्क किया। यह स्टेप इंश्योर करता है कि हेयरलाइन साइंटिफिकली करेक्ट हो और पेशेंट की फेशियल सिमेट्री और नेचुरल प्रोपोर्शंस के साथ परफेक्टली मैच करे। हेयरलाइन के साथ फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज को भी क्लियरली आउटलाइन किया गया, जहां डेंसिटी रेस्टोर करनी थी। ये प्री ऑपरेटिव मार्किंग्स बिल्कुल एक सर्जिकल मैप की तरह होती हैं, जो प्रोसीजर के दौरान हमारे डॉक्टर्स को एग्जैक्टली गाइड करती हैं। इस पूरे प्रोसेस में पेशेंट ने अपनी एक्सपेक्टेशंस भी शेयर की, ताकि हेयरलाइन उनकी पर्सनैलिटी और एज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज की जा सके। हेयरलाइन डिजाइन कंप्लीट होने के बाद पेशेंट की सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसका एक्सपीरियंस पेशेंट ने खुद हमारे साथ शेयर किया है। चलिए अब जानते हैं पेशेंट के सर्जरी एक्सपीरियंस के बारे में। हाय, मेरा नाम हैदर है। मैं फिर से वापस आ गया ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन बहुत ही अच्छा रहा। जैसा मैंने सोचा था पेन होगा, वैसा कुछ भी नहीं था। बस थोड़ा सा माइनर, बहुत ही सुई चिभा, बस हल्का सा, बस वही। उसके बाद कोई भी पेन फील नहीं हुआ। बहुत ही अच्छे से सब रहा। यहाँ के स्टाफ सभी लोग बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही अच्छे थे, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया, अच्छे से रहा। और मैं चाहूँगा आप लोग आएँ और एक्सपीरियंस ले। दर्द जितना हम सोचते हैं, मैं खुद ही डर रहा था कि दर्द होगा, पेन होगा, कुछ नहीं। यहाँ पे एनेस्थीसिया लगाया जाता है, उसके बाद पेन हमें कुछ नहीं में फील होता, कुछ नहीं, ना के बराबर। बहुत ही अच्छा रहा। जितना आप डर रहे हैं उतना वैसा कुछ है नहीं। आइए ट्राई करिए, देखिए। हेयर लाइन जो था, जैसा मैं चाह रहा था, जो डेंसिटी में चाह रहा था, वही मिली। मैंने जैसा बोला वैसा ही किया गया मेरे साथ। आप जैसा कि देख सकते हैं वैसा ही रहा। अब रिजल्ट आने का वेट करते हैं और देखते हैं कि कैसा आता है रिजल्ट। बाकी सभी डॉक्टर यहाँ कोऑपरेटिव थे हेयर लाइन को लेकर। सबको जैसा मैंने कहा वैसा उन लोगों ने किया। डॉक्टर ने ये बोला कि जो पीछे डोनर एरिया है वहाँ पर भी क्लीनिंग करके बैंडेज लगेगा, उसको सेफ रखना है और आगे के ट्रांसप्लांटेड एरिया को कवर रखना है। हम बाहर जा रहे हैं या इधर उधर तो उन्हें कवर रखना है। घर पे हम खोल सकते हैं, वॉशरूम वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपको कवर ही करना पड़ेगा। सोना है, पीठ केवल सोना है और करवट नहीं लेना है। करवट आप 1-2 मिनट 5 मिनट के लिए ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि सीधा पीठ केवल सोए। और हेड वॉश जो है 5 दिन बाद हेड वॉश होगा। यहाँ आने के बाद ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं नया हूँ, नई जगह आया हूँ। यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे से बिहेव किए, मेरा ख्याल रखा उन लोगों ने हर चीज़ का, और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही फ्रेंडली नेचर था डॉक्टर से लेके सभी स्टाफ का। जब तक के वीडियो में आप बने रहे, अगली बार मिलते हैं बेटर रिजल्ट के साथ और बेटर कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। सर्जरी के टाइम हमारे एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले पेशेंट की स्कैल्प को नम किया, ताकि पूरा प्रोसीजर कंप्लीटली पेन फ्री रहे। एनेस्थीसिया के बाद हमारे सर्जन्स ने रेसिपिएंट एरिया में प्रिसीजन स्लिट्स क्रिएट करना शुरू किए। हेयरलाइन जोन में स्लिट्स को क्लोज पैकिंग के साथ और स्लाइटली इरेगुलर पैटर्न में बनाया गया था, जिससे हेयरलाइन एकदम नेचुरल और अनडिटेक्टेबल लगे। हेयरलाइन के बियॉन्ड स्पार्स एरिया में भी स्लिट्स को डेंस पैकिंग में डिजाइन किया गया, लेकिन जैसे जैसे मिड स्कैल्प की तरफ मूव किया गया, स्लिट स्पेसिंग ग्रेजुअली इंक्रीज की गई, क्योंकि वहां अभी भी नेटिव फॉलिकल्स प्रेजेंट थे जो ओवरऑल डेंसिटी को सपोर्ट करेंगे। इसके बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन फेज स्टार्ट हुआ। हमारे एक्सपर्ट्स ने सेफ डोनर जोन से हाई क्वालिटी ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए, जहां फॉलिकल्स जेनेटिकली परमानेंट होते हैं। हेयरलाइन जोन में सिंगल
और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए ताकि सॉफ्ट फेदर्ड नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन क्रिएट हो पाए। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को पेशेंट के नेचुरल हेयर फ्लो को फॉलो करते हुए डेंसिटी एनहांस करने के लिए केयरफुली इम्प्लांट किया गया। इस केस में टोटल 3600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। अगर आप प्रोसीजर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर कमेंट करें हेयर ट्रांसप्लांट। अगर हम इनकी बिफोर कंडीशन को इनकी इनिशियल स्टेज के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स ने एग्जैक्टली वही डेंसिटी प्रोवाइड की है जहां इनकी स्कैल्प को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, और ग्राफ्ट्स की फिनिशिंग भी आप इनकी स्कैल्प पर बहुत ही क्लीन और नेचुरल तरीके से नोटिस कर सकते हैं। ये पूरा सर्जरी एक्सपीरियंस एक रियल पेशेंट का है जो हमने आज आपके साथ ऑनेस्टली शेयर किया है। अगर आप भी अपनी स्कैल्प पर बॉल्डनेस फेस कर रहे हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी आपने हैदर की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी पेशेंट कृष्णा की। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अगल बगल में दिख रहा है कि हाँ ये मेरा, मैं एक कंघी कर रहा हूँ या मैं शैम्पू कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में इतने सारे बाल आ गए, और ये सब जो है ना बहुत ज़्यादा, ये ना एक चोट से ज़्यादा दर्दनाक होता है। तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है कि ऐसे तेल लगाओ, इधर कोई किस चीज़ की ऑयल लगाओ, इधर जोंक का तेल लगाओ, कोई कह रहा है जमाल गोटे से करो, कुछ भी करो मतलब। लेकिन मुझे उससे रिजल्ट पता लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं रहा है। जहाँ से बाल उड़ गए ना, जहाँ से क्लीन हो गया, वहाँ से किसी का बाप भी नहीं ला सकता बाल। मेरा नाम कृष्णा अग्रवाल है, मेरी एज 30 है और आज मेरा QST से हेयर ट्रांसप्लांट है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम मेरे को 20 की एज में स्टार्ट हुई थी और उस टाइम मेरी डेंसिटी भी बहुत अच्छी थी, मेरे बहुत घने बाल थे और सब कुछ अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे वो कम होने लगे और अंदर से मतलब इधर से पहले मैं पफ अच्छा बनाता था, सब कुछ अच्छा करता था, लेकिन धीरे धीरे ये बैठना शुरू हो गए। और ये जो V शेप है ये पहले थोड़ी सी नीचे थी, स्टार्टिंग से ही मेरे पास V शेप है, बट स्टिल मगर अब वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगी और मेरी जो हैवीनेस थी वो कम होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा नज़र आने लगा और भी ज़्यादा। क्योंकि पहले हैवी थे तो थोड़ा सा मैं कवर कर लेता था, उतना पता नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये चेंज होता गया, ये हल्के होते रहे और अब जाकर ये स्टेज आ गई कि मेरे को प्रॉपर V शेप नज़र आ रही है। अंदर की साइड भी कहीं पे ऐसी जगह भी है जहाँ पर कम है बाल, ढकने से नहीं पता लगता है लेकिन फील होता है मुझे कि हाँ कि ये कम है। तो उस चीज़ से मैंने बहुत चीज़ें सर्च करी। यहाँ पर एक्सपीरियंस डॉक्टर मैंने जो सुना, जो वीडियोस में देखा, उसके बिहाफ पे मैं यहाँ पर आया और अब मैं देखने आया हूँ। बाकी स्टाफ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सब बहुत अच्छे से बात करते हैं, सब कुछ अच्छा है। अब ट्रीटमेंट होगा उसके बाद और पता लगेगा कि कैसे है क्या है, वो डॉक्टर बताएंगे अपने आप। बाकी सब अच्छा है, अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है। मैं जैसे कि मेरा आयुर्वेदिक हर्ब्स का बिजनेस है और हम हर तरीके से जो है ना, मैंने बहुत चीज़ों का सोचा। उसमें मैंने घर में अपने तेल भी बनाए, अपना कुछ खाने पीने की आइटम्स भी बनाई, जिससे कि मेरा हर्ब्स का काम है तो मेरे पास वैद और ये जो है ना बहुत सारे कनेक्शन हैं इनके। तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है कि ऐसे तेल लगाओ, इधर कोई किस चीज़ की ऑयल लगाओ, इधर जोंक का तेल लगाओ, कोई कह रहा है जमाल गोटे से करो, कुछ भी करो, मतलब कि आपका किसी भी तरीके से हो सकता है। और मैंने कुछ ट्राई भी करा, नॉट मतलब मैंने फ्लुएंटली मतलब करा, सब कुछ रेगुलरली करा, लेकिन मुझे उससे रिजल्ट पता लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर मैंने ऑयलिंग करनी स्टार्ट करी और ऑयलिंग करी ना तो और ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि मेरा हेयर फॉल और ज़्यादा हो रहा है। कुल मिला के मैंने जब हर चीज़ से हार गया ना तो 10 साल बाद आज मैंने सोचा है कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, क्योंकि एज
ऐसी है क्योंकि इसको ग्रो करने में भी 1 साल के करीब लगेगा दोबारा डेंसिटी आने में, और यही एक एज है जिसमें हम सही कर सकते हैं, इसको सही से उगा सकते हैं। इससे छोटी एज होगी तो आई थिंक, मेरे को इतनी समझ नहीं है, लेकिन इससे छोटी एज वो इतनी जल्दी बाल झड़ते भी नहीं है, और थोड़ा सा देखना चाहिए कि एक एज आनी चाहिए कि जिसमें आप करें, और इससे ज़्यादा एज में बीपी, शुगर, ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसके चक्कर में हेयर ट्रांसप्लांट में इश्यूज आ सकते हैं। बाकी मैंने जितनी भी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, जहाँ से बाल उड़ गए ना, जहाँ से क्लीन हो गया, वहाँ से किसी का बाप भी नहीं ला सकता बाल। उसके लिए आपको रूट्स लगाने ही पड़ेंगे, तभी वहाँ से उग पाएंगे। कोई कितना मर्जी कहता रहे कि ये लगा लो, वो लगा लो, कहीं से नहीं उगेंगे। आप उसकी डेंसिटी बढ़ा सकते हैं कुछ लगाकर, मेडिसिन खाकर, उनका हैवीनेस कर सकते हैं उनको, लेकिन जहाँ से क्लीन हो गया वहाँ से ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, जो मेरा मानना है। बाकी हर कोई अपने आप में समझदार है, हो भी सकता है कि उगते हों, लेकिन मैंने जो ट्राई करा उसमें मेरे को कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए मैंने अब सोचा कि ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। उसके बाद मैंने फिर दिल्ली में बहुत जगह सर्च करा, कुछ इनसे कॉस्टली भी था, कुछ इनसे नीचे में भी थे, लेकिन सब सही भी थे अपनी तरफ से, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने समझा, सब कुछ देखा, और मुझे जो है ना ये लगा कि हाँ, QST जो है ना कुछ इन सब से अलग है, इन सब से अलग है। और इसलिए मैंने अब देखा कि अब मैं आया हूँ हरिद्वार, अब देखो आगे जाके क्या पता लगता है, कैसे कैसे जितने भी इनके रिव्यूज़ देखे हैं, जितने भी इनकी पेशेंट्स पहले के देखे हैं, सबके अच्छे देखे हैं, किसी का कोई नेगेटिव नहीं देखा है। बाकी अब आगे पता लगेगा कि कैसे क्या होगा। अभी तक का सब कुछ ठीक है। हरिद्वार से मेरा अलग कनेक्शन है, हरिद्वार मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरिद्वार के ये जो गंगा रिवर है, हॉली रिवर है, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। इसका जो पानी है, मीठा पानी है, इतना अच्छा लगता है। इधर स्नान करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं हर 2-3 महीने में आता रहता हूँ। और हरिद्वार में QST है ना, तो मेरे को एक ये भी रहा कि हाँ चलो हरिद्वार में है तो मैं करा लूँगा। तो मैंने यही सोचा कि हरिद्वार में जो है ट्रांसप्लांट कराकर मैं ऊपर आगे ऋषिकेश, देहरादून आराम से फ्रेश एयर में 1 हफ्ता रहूँगा, और अच्छे से फ्रेश एयर लेकर आराम से इसको, मतलब जब तक ये रिपेयर हो जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद दिल्ली में जाके वापसी कंटिन्यू करूँगा। 1 हफ्ता जो है ये टाइम हरिद्वार में और ऋषिकेश में और देहरादून साइड जाऊँगा, जहाँ पे AQI बहुत नीचे है। इसलिए मैंने सोचा कि हरिद्वार में कराना चाहिए ट्रांसप्लांट, और हरिद्वार से आप वेकेशन पे आओ, घूमो फिरो, ट्रांसप्लांट कराओ, और उसके बाद आप ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी आराम से अपना रिलैक्स होके योगा करके अपनी बॉडी को स्टेबल करो, और उसके बाद अपना ट्रांसप्लांट को अच्छे से एंजॉय करो और हील करो, सब कुछ करो। अभी आगे जाके पता लगेगा कि क्या होता है आगे। अभी तक का सब कुछ अच्छा है, और मैं यही चाह रहा था कि अगर कहीं से भी मुझे कोई इशू लगेगा ना, तो मैं नहीं कराऊंगा ट्रांसप्लांट यहाँ पर आके। लेकिन मैं इनके क्लिनिक में आया, QST पे आया, सारा स्टाफ बहुत अच्छा है, सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। और जो OT में जाऊंगा उसका अभी तक मैंने नहीं सर्च करा, वो अभी जाकर और पता लग जाएगा क्या है। बाकी रिव्यूज़ जो देखे हैं वो सब अच्छे हैं अब तक के, वहाँ जाकर और पता लगेगा कि कैसे हैं लोग, सब कुछ है। बाकी भगवान देखेगा कि क्या करना है आगे। अगर जो यंग एज के अंदर, एक तो ये हेरिडेटरी प्रॉब्लम भी होती है इसमें, ठीक है। इस एज में जब बाल जाते हैं ना, सबसे पहले जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। उससे आप जो है ना, मतलब आप कहीं पर भी आप जाओगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप सही हो। मतलब हर तरीके, मतलब आपको जो है ना, चाहे आप वो देख आपकी आंखों की तरफ रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो आपके ना हेड पे देख रहा है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी कि हाँ, ऐसा लगा मुझे कि ये लोग जो है ना मेरे हेड पे देख रहे हैं, या मेरे को जो है ना हेयरफॉल जब हो रहा है तो मेरे को अगल बगल में दिख रहा है कि हाँ, ये मैं एक कंघी कर रहा हूँ या मैं शैम्पू कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में इतने सारे बाल आ गए। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा, ये ना एक चोट से ज़्यादा दर्दनाक होता है कि ये बाल टूटना। और क्योंकि ये फेस है, फेस के ऊपर का जो है ना बाल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके ना लुक्स को ना बताती है, दिखाती है कि आपके फेस का लुक और ये सब जो है ये सिर्फ बाल ही करता है। तो इसलिए मैंने देखा कि एक बाल होना जो है ना फेस के ऊपर बहुत अच्छी चीज़ है। और जब तक टूटते रहे ना तब तक दुख होता रहा कि अब टूटेंगे, अब टूटेंगे, अब टूटेंगे, लेकिन अब टूट रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा टूट गए कि अब मेरे को सोचा मैंने कि अब हेयर ट्रांसप्लांट कराने चाहिए। सारे होम रेमेडीज़ कर ली, सब कुछ कर लिया, सब कुछ वो हो गया। और इतना ज़्यादा मतलब कहीं पे खड़े हो रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम लग रही है कि यार हेयर्स ना उतने अच्छे नहीं हैं। मतलब और लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, उनकी डेंसिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। ये कोई बंदा किसी से शेयर नहीं करता है, बस देखता है कि हाँ उसके बाल बहुत अच्छे हैं, उसके बाद बहुत अच्छे हैं, हमारे बाल बहुत। और जिस बंदे के झड़ रहे होते हैं ना उसको पता होता है कि हाँ कितना बुरा हाल चल रहा है हमारा बालों का। तो मैंने जो देखा, बाल टूट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है,
उठ रहे हैं तो सराहने पे देख रहे हैं पीछे कितने सारे बाल हैं। कुल मिला के जो है ना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था बाल टूट रहे हैं, क्योंकि लुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। मैं सही है, अब मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट करा के पता लगेगा कि अब आगे क्या होता है, डेंसिटी कैसी आती है। मैंने लोगों की ऐसी भी देखी है कि डेंसिटी नहीं आती है, वो उनकी अपनी लापरवाही है कि वो गलतियाँ कर रहे हैं, वो अपना ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इस चक्कर में उनके वो नहीं हो पा रहे, PRPs नहीं ले पा रहे हैं, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं इस चक्कर में। बाकी मैंने सोचा है कि अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा तो टाइम टू टाइम PRPs भी लूँगा और डॉक्टर को भी दिखाऊंगा कि हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और कुछ इशू तो नहीं है किस चीज़ में। तो मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। मेरी QST से यही एक्सपेक्टेशंस है कि अभी ट्रांसप्लांट हो तो अच्छे से अच्छा हो, और क्या कहते हैं मेरी हेयरलाइन वो ड्रॉ करें तो इतनी नेचुरल करें कि कोई पहचान ही ना पाए कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो रखा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जब करें तो मुझे इस तरीके से गाइड करें कि मैं अपनी हैवी डेंसिटी कैसे रख सकता हूँ बालों की, सब कुछ गाइड करें। मैं ये एक्सपेक्टेशन चाहता हूँ इनसे, ये नेचुरल करें सब कुछ। मतलब वैसे तो अपनी तरफ से अच्छा ही करता है हर कोई, लेकिन ये अच्छे से अच्छा मेरे को हैवी डेंसिटी दें और हेयरलाइन अच्छी दें, और टाइम टू टाइम मेरे को सजेस्ट करते रहें कि आप ये करने से आपके बालों में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर इन चीज़ों से आप परहेज करेंगे तो आपको ये चीज़ अगर ये मुझे अच्छे से बिल्कुल गाइड करेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा और ज़्यादा कि हाँ बहुत अच्छी कंपनी है। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से सब कुछ सर्च करके ही आया हूँ, मेरे को QST मतलब बजट फ्रेंडली लगा, बहुत अच्छा लगा हर तरीके से, और यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। अभी तक तो सब कुछ अच्छा लगा, सब कुछ रेट भी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है कि आपको ऐसा फील हो कि हाँ बिल्कुल ही रद्दी के भाव हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल अच्छा रेट है इनका, सब कुछ अच्छा है, डॉक्टर अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है। अभी आगे जाके पता लगेगा कि किस तरीके से हेयर लाइन देखूंगा, जब मैं 2 महीने बाद का रिजल्ट देखूंगा कि मेरे पिंपल्स तो नहीं आ रहे, मेरा हेयर लाइन में डेंसिटी जो बाल उग रहे हैं उसके अंदर एक रूट में 2-3 बाल उग रहे हैं, नहीं उग रहे हैं, फ्रंट लाइन में जो ये हेयर्स यूज़ कर रहे हैं वो सिंगल हेयर वाला कर रहे हैं या फिर 2 या 3 लेयर वाला जो हेयर होता है वो यूज़ कर रहे हैं। तो इस चक्कर में वो चीज़ सब देखनी है, और ये देखना है कि हेयर्स जब ये लाइन बनाएंगे वो जब ग्रो करेंगे तो उसके बीच में गैप तो नहीं आ रहा, या अननेचुरल तो नहीं है, इननेचुरल तो नहीं है कि मतलब कि टेम्पल्स अलग से शो हो रहे हैं, हेयर लाइन सीधी तो नहीं हो रही। अगर वो टेढ़ी भी हो रही है तो उसमें भी नेचुरल आनी चाहिए लुक, कोई बहुत ज़्यादा कुल्हाड़ी वाला सीन ना बना दें जिससे कि बहुत ज़्यादा बुरा लगे। ऐसा भी मैंने सुना है, क्योंकि मैं डॉक्टरों को और भी डॉक्टर्स के पास गया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपके यहाँ पे ना आरी बना देती हैं, और वो आरी बनाकर जो है ना अब जब आपके बाल उगेंगे ना तो तब तो ठीक है, जैसे ही आप अपना उस्तरा फेरेंगे ना तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि आपने आरी बना रखी है, और वो बहुत बुरी लगती है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, और बाकी का प्रोसेस और अपनी हेयर लाइन मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कि कैसी आ रही है, उससे पता लगेगा कि हाँ कितना नेचुरल है और क्या है, वो सब आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। हेलो, मेरा नाम कृष्णा है और मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फ़िलहाल क्या कहते हैं, मेरा परसों स्लीटिंग हुई थी जिसके अंदर वो होल करते हैं और सारा सिस्टम करते हैं। उसके बाद अब कल मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई थी और अच्छा हुआ सब कुछ, मतलब काफ़ी देर चली, काफ़ी अच्छे उन्होंने मेरे को बीच में गैप भी दिया, रेस्ट भी दिया, कुल मिला के सब अच्छा था। और अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं सारा मेरे टेम्पल्स भी बने और मेरा फ्रंटल लाइन बढ़िया बनाई उन्होंने, हल्का सा जिगजैग भी दिया जिसमें मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। फ़िलहाल थोड़ा सा स्वेलिंग है, वो टाइम के साथ साथ डॉक्टर ने मुझे बताया कि कम हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। क्या अच्छा रहा कि मेरे को एक तो इन्होंने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करी, पूरा का पूरा टाइम दिया मुझे बीच में रेस्ट दिया, मेरे को बीच बीच में मील दी, सब कुछ अच्छे से। QST की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि उन्होंने मुझे जो है ना हर 15 मिनट में 20 मिनट में कि सर आप ठीक हैं, सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही,
सर आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है, वॉशरूम जाना है उसके लिए बाकायदा रुक रुक कर, जहाँ पे एनेस्थीसिया की ज़रूरत थी बीच बीच में बाकायदा जिस डिपार्टमेंट का जो डॉक्टर था वो आकर सब कुछ हर तरीके से मेरे को सेट कर रहा था वहाँ पर। कोई ऐसा नहीं कि कोई भी धक्का पेली हो रही है कि कोई भी कुछ भी कहीं पे भी लगा रहा है ना। तो ड्रेसिंग के लिए मतलब जो एनेस्थीसिया के लिए जो डॉक्टर मेन डॉक्टर है, जो इसी का ही मेन डॉक्टर है, वो आ रहा था। स्लीडिंग करने के लिए जो डॉक्टर था वो अलग डॉक्टर था जिसने अच्छे से अपना काम करा। उसके अलावा जो रूट्स निकालनी थी, ग्राफ्स निकालने थे, उसके लिए जो सर थे उन्होंने मेरे को प्रॉपर काम करा। उसके लिए ग्राफ्ट लगाने के लिए जो टीम थी वो अलग टीम थी और सब ने जो है अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करा और मेरे को पूरा टाइम दिया। पूरा टाइम देकर और मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट करा। टाइम ज़रूर ज़्यादा लगा लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ हर तरीके से, क्योंकि इन्होंने मेरे को कहीं पे भी जल्दबाजी नहीं दिखाई। और जिस तरीके से आप मेरी हेयर लाइन देख रहे हैं बिल्कुल नेचुरल लग रही है अब तक। बाकी ग्रो करने के बाद फिर पता लगेगा कि क्या है, क्या रिज़ल्ट है। अब तक मैं सेटिस्फाई हूँ हर तरीके से, जो भी मेरे को अच्छा लग रहा है अभी तक। मुझे मेरा हेयर लाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे नेचुरल लुक आ रही है उसके अंदर। और जो जैसा मैं सोच रहा था कि कहीं ये आरी तो नहीं बना देंगे, तो आरी जैसा ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, प्रॉपर नेचुरल देने की उन्होंने पूरी कोशिश करी। वही टेम्पल्स में भी सब कुछ अच्छे से करा। और जो स्लीडिंग के टाइम पे जो मेरे सर में होल करे थे और जो उन्होंने मेरे ग्राफ्स निकालने के बाद जो मेरे ग्राफ्स कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद भी कुछ होल्स बच गए थे और डॉक्टर को लगा कि ये होल्स भी फिल होने चाहिए। तो उन्होंने दोबारा से मेरे ग्राफ्स निकाले, उनको प्रॉपर मेरे रूट डोनल एरिया से निकाल कर उनको फिल करा और मेरे को पूरा सेटिस्फाई करा कि आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। जो रूट हमने छेद करे, जो स्लीडिंग करी, सब में उन्होंने रूट्स भी प्लांट करी, सब कुछ अच्छा करा, ग्राफ्स भी फिट करे और प्रॉपर नेचुरल हेयर लाइन दी, जिससे जो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ उस चीज़ से। बाकी ग्रो करने के बाद पता लगेगा कि इसके बीच में गैप तो नहीं आ रहा। और बाकी डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर आप इसकी केयर अच्छे से करेंगे और इसके अंदर आप टाइम टू टाइम दवाइयाँ खाएंगे और थोड़ा सा परहेज रहेगा, लाइक कोई ठंडी चीज़ें नहीं खानी है या फालतू के ऐसे कोई बाहर का बाज़ार का नहीं खाना है। अगर आप इन चीज़ों का केयर करेंगे ना तो आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, जो कि मैं पूरा ध्यान रखूँगा और देखूँगा कि जो डॉक्टर ने कहा था क्या वो सच है और सब कुछ है। और वो 2-3 महीने बाद मैं आपको फिर दोबारा दिखाऊंगा। मेरे को दिक्कत नहीं हुई। मेरे को दिक्कत ये रही कि रात को जब मैं सोया तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। जैसे कि मैं जब सर पीछे की तरफ करा तो ब्लड फ्लो जो था मेरे सर के ऊपर गया, जिससे कि मेरे को हैवीनेस फील हो रहा था। ये स्वाभाविक है क्योंकि आपकी सर्जरी हुई है, आपके इतने निडल्स चुभे हैं, तो उसको हील होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई बंदा सर्जरी कराएगा तो उसकी चेंज होने में, उसको थोड़ा ठीक होने में टाइम लगता है। बाकी थोड़ा सा अब जैसे सर्जरी हुई है तो आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का कि आप लेट कर अच्छे से इसको आप हिलिए डुलिए नहीं, अपने ग्राफ्स को दबाइए नहीं। ठीक है, अपने इसके ऊपर कोई मतलब डस्ट ना लगे, जिससे कि आपको इस चीज़ का कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हर समय ढक के रखो। 1 हफ्ते से 10 दिन का प्रोसेस है जिसमें आपको ज़्यादा केयर करनी है। उसके बाद जब ये फर्स्ट वॉश हो जाएगा, सेकंड वॉश हो जाएगा, तो उसके बाद ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आपने एक उस्तरा फिरवाते हो बिल्कुल वैसा लुक आ जाएगा। कुछ भी नहीं पता लगेगा कि आपका ट्रांसप्लांट भी हुआ है या नहीं हुआ है। थोड़े दिन का केयर होता है, वो तो आपको चाहे कोई भी आपकी बीमारी होगी, अगर आप किसी भी चीज़ की सर्जरी करेंगे तो उसी चीज़ में आपको ध्यान देना पड़ेगा ही। ऐसे ये भी एक सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी है। आपकी लुक्स अच्छी कर रही है तो आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा इस चीज़ का, और ये देंगे तो आपका लुक काफ़ी अच्छा होगा भी। लुक अच्छा आएगा तो आपको खुद अपना सेटिस्फाई रहेंगे, आप और ध्यान देंगे अपने ऊपर कि अगर मैंने ये सर्जरी करा के अगर ये चीज़ से मेरी लुक अच्छी आ रही है ना, तो आप उसके लिए और प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ मैं और अच्छा बनाने के लिए थोड़े से प्रिकॉशंस और ले लेता हूँ। और इस चक्कर में सब सही था, अभी तक तो सब सही है। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.